आदरणीय प्राचार्य महोदय, थॉमस सर, विभाग अध्यक्ष महादेश सर, मैडम जी, सुप्रिया सिंह जी, आशीष जी और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी पर प्रायः उनकी धारा के ही नहीं बल्कि दूसरी धारा के लोग भी बोलना बहुत पसंद करते हैं, उनके स्वभाव की दृष्टि से। आप यह भी जानते हैं कि अत्यंत कोमल हृदय के, मीत और मृदुभाषी, और संसद में भी बोलते थे तो कविता में उनका अंदाज हुआ करता था। मुझे उनके जीवन, राजनीति और उनकी कविता, इन तीनों पक्षों के संबंध में बोलने के लिए कहा गया है, जैसा मेरे पास जैसी सूचना है। मित्रों, आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारतीय गणराज्य के 10वें प्रधानमंत्री रहे। मूलतः ग्वालियर से हैं। राजनीति पर बहुत अधिक न जाते हुए हम यदि केवल उनके कविता के पक्ष की ओर ध्यान दें तो कविता में किस तरह से राजनीति की झलक आपको दिखाई देती है, इसकी बहुत सारी झांकियां, बहुत सारे प्रतिबिंब आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। मैं प्रायः अपने बच्चों से बात करते हुए यह कहता हूं कि किसी भी लेखक कवि को जानना हो तो उसके जीवन को जानिए कि उसका जीवन कैसा रहा है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी रही है। आप जानते हैं कि कवि के रूप में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो उनके घर से ही उस कवित्व की शुरुआत होती है। मुझे आशीष जी ने कहा कि बीच बीच में मैं थोड़ा अंग्रेजी भी बोलूं ताकि बच्चों के लिए थोड़ी सी सुविधा हो। तो केवल परिचय में मैं हिंदी में बोलूंगा और बीच बीच में फिर जहां आवश्यकता हो अंग्रेजी में बोलूंगा। आपके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी भी ग्वालियर जो रियासत थी, उस रियासत में एक जाने माने कवि कहलाए जाते थे और ब्रज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। और इसलिए एक जो प्रभाव जो घर से आता है, किसी भी कवि को मिलता है कि जो पारिवारिक वातावरण है, परिवार में ही साहित्यिक वातावरण है, उस वातावरण का अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। अपने पिताजी का बहुत गहरा प्रभाव रहा। आपकी पाठ्य पुस्तक में देख रहा था, उसमें जो वाजपेयी जी का परिचय दिया हुआ है कि उनकी पहली कविता ताजमहल प्रकाशित हुई तो उन्होंने एक तरह से उसको श्रृंगार की ओर न ले जाते हुए वे जो उसका जो पक्ष है कविता का, वह पक्ष मजदूरों के उस दर्द को लेकर है। हम प्रायः जब बात करते हैं, we talk about politics, left and right, two wings, we divide the country in two wings, political wings. However, it is interesting to know that once Atal Bihari Vajpayee in 1975, he was talking in Bhagalpur, and he had mentioned neither we are going right nor the left. The right and left are not Indian politics. These are not perspective to look at the India. India has its own heritage and culture, rich heritage and culture. हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले हैं. We call it a सर्वधर्म समभाव. We never distinguish anybody on the base of religion. And in that talk, or let me say a lecture he was addressing, he had mentioned, and this is how I have seen Hinduism. और इसलिए जब हम लोग देखते हैं कि उनकी कविता की बात आती है तो लोग प्रायः राइट विंग के दक्षिण पंथ, हिंदी में उसके लिए शब्द है मित्रों, राइट एंड लेफ्ट, दीज ऑल आर द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। तो जब वे लिखते हैं कि हिंदू तन मन हिंदू, है ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो
यू कैन सी दैट यहाँ पे जो कविता में जिस तरह से उन्होंने हिंदू तन मन और जीवन की बात की, आप उनके जीवन में भी उसको राजनीति के जीवन में भी देख सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के करीबी रहे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो पहले 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीनों के लिए बने, फिर एक पूरा कार्यकाल उनको मिला। और बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल के दौरान उन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया था। कविता में वो झलकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि हम अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी असुरक्षितता को देखते हुए जो हथियार बनाते हैं, उससे अंततः क्या होता है। कविता है उनकी, हिरोशिमा, इसी शीर्षक से पढ़नी चाहिए वो कविता, कि जीवन के लिए या जीवन की ओर उनका देखने का जो दृष्टिकोण था, राजनीति में रहते हुए क्या इतना कोमल हृदय का व्यक्ति एक कवि भी बन सकता है। संसद में बोले तो कविता में बोले, मित्रों के साथ बोले तो कविता में बोले। आप उनके भाषण सुनिएगा। जब उनकी सरकार गिरा दी गई, यही इसी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी बने, तो उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, यह देश बचना चाहिए। तो ये जो कंसर्न है, ये जो चिंता है, ये लेफ्ट एंड राइट की नहीं है। उनकी पहली कविता आप उठाकर देख लीजिएगा, ताजमहल, जिसको हम बोलते हैं कि ये लेफ्ट विंग है, वे समाजवाद की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं। इन हिज वेरी फर्स्ट पोम ही वाज टॉकिंग इन फेवर ऑफ द लेबर्स। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए थे। कितना अमानवीय था। और ये किंवदंतियां चलती हैं, बाल मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव रहा। आप देखिए कि जिस पाकिस्तान को हम प्रायः अपना दुश्मन मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि कश्मीर की समस्या का हल बातचीत से होगा। और उन्होंने एक नारा दिया था, जमहूरियत, कश्मीरियत। और उन दिनों 99 की बात है, फरवरी में कारगिल हुआ था, उससे मई में कारगिल शुरू हुआ था, और फरवरी में नवाज शरीफ से मिलने के लिए चले गए थे, और लाहौर में एक समझौता भी हुआ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया। उसकी बहुत जीवन के अंत तक उनके मन पर वो रहा कि हम लोग मित्रता का हाथ बढ़ाते रहे और आप पीठ पर छुरी घोंपते रहे। यह अच्छी बात नहीं है। उनकी कविता है, हार नहीं मानूंगा, आप पढ़िएगा। अनुभूतियां दो, उसमें अनुभूति, दूसरी जो अनुभूति है, whatever he has faced in the politics, he has articulated in the poem. It is very well available in every poem. The sense of understanding of the Indian heritage, culture and ongoing political activities, दोनों चीजों पर वो बहुत गहराई से एक कवित्व के मन के साथ आपके सामने वे उपस्थित होते हैं। उनकी जो मेरी 51 कविताएं हैं, उन 51 कविताओं की जो व्याख्याएं हुई हैं, उन व्याख्याओं को भी आप पढ़कर देखिए कि बहुत सारे लोगों ने तो पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी को एक कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया। He was not accepted as poet. क्योंकि हम लोग प्रत्येक बात को लेफ्ट एंड राइट की एंगल से सोचते हैं, और ये माना गया चूंकि ये राइट विंग के पॉलिटिशियन है, उनके लिए तो कहा भी गया था कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। लेकिन हमारे लिए द फेज ऑफ दैट सेंटेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द राइट मैन। तो यह राइट मैन जब लिखता है, 51 कविताएं जब उनकी आती हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि एक कवि विष्णुकांत शास्त्री हुए, उन्होंने उस 51 कविताओं के संबंध में जो लिखा कविता में है, कविता पर उन्होंने कविता लिखी। लिखते हैं कि वज्र से भी कठोर
अडिग संकल्प संपन्न राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे ख्याल से कि आपके पाठ्यक्रम में जो मन का संतोष जो कविता है, वो कविता आप पढ़ने से पहले मुझे लगता है आशीष जी कि आप बच्चों को जो मेरी 51 कविताएं हैं उसके ब्लर्ब माने, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, द फ्लैप है ना, जो इनर फ्लैप होता है, उस फ्लैप पर विष्णुकांत शास्त्री जी की एक कविता छपी हुई है, विच एक्चुअली डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ द पोएट, कि वे राजनेता होते हुए भी कितने संजीदा थे। इसका वर्णन यदि आपको देखना हो तो कविताएं तो आप पढ़िए ही, लेकिन उनकी कविताओं पर लिखी हुई उनके व्यक्तित्व का चित्रण करने वाली एक कविता है, जिसमें विष्णुकांत शास्त्री जी कह रहे हैं कि वज्र से भी कठोर अडिग संकल्प संपन्न। संकल्प कैसे थे आप देखिए कि 13 दिन की सरकार बनी थी, इट वॉज ओनली 13 days गवर्नमेंट, देन 13 months। तो उन्होंने पोखरण, वी वर नॉट एबल टू डू इट, लेकिन हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था पोखरण में, उस पर तो फिल्म भी बनी है, पोखरण के नाम से ही बनी है। यू कैन जस्ट find some time to watch that movie, how difficult it was। और उसका दर्द भी उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि अपनी असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित करने के लिए हम लोग हथियार बनाते हैं। किस लिए? बापू पर एक कविता है उनकी, माफी मांगते हैं कि बापू हमें माफ कर दें। यह कवि का मन है कि एक राजनीतिक की जब कविता लिखता है और जो राजनीतिक निर्णय उनको करने पड़ते हैं देश के हित में, लोक के हित में, तब वो कैसे उसका आर्टिकुलेशन, उसका अंकन या प्रतिबिंबन कविता में जब करता है तो कैसे करता है। और इसलिए विष्णुकांत शास्त्री उस कविता मेरी 51 कविताओं की ब्लर्ब पर लिखते हैं कि वज्र से भी कठोर अडिग संकल्प संपन्न राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उस कविता की अगली पंक्तियों में ही आपको उनके व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है कि कुसुम कोमल हृदय से उमड़ पड़ने वाली कविताएं हैं। कैसी हैं? कुसुम कोमल हृदय, कि पुष्प जैसा कुसुम माने एक तरह से फूल आप कह लीजिए, कोमल हृदय है। आपने कभी भी उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। यदि आप उनके पुराने वीडियोस यदि निकाल लें, संसद में बोल रहे हैं, तब भी उनकी आवाज में वह कठोरता कभी नहीं आई। यह अटल बिहारी वाजपेयी की एक, यदि उनका व्यक्तित्व आपको जानना हो तो उस व्यक्तित्व के लिए यह कविता बहुत महत्वपूर्ण है, उसे पढ़ना चाहिए। उस कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि जो पंक्तियां हैं, वेदना से ओतप्रोत करुणा की रागिनी को भी ये ध्वनित करती हैं, कि वेदना से ओतप्रोत है, करुणा को ध्वनित करती हैं। उनकी पहली कविता में जो करुणा है कारीगरों के प्रति, जिसको लेकर मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूरों एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। एक दक्षिण पंथी कहलाने जाने वाला व्यक्ति, राजनेता देखता है, पढ़ता है, तो वो कैसे उसका आर्टिकुलेशन करता है। वे कहते हैं कि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत प्रसिद्ध कविता, कदम मिलाकर चलना। एक कवि जो राजनेता है और बार बार पाकिस्तान की ओर से आक्रमण होने के बावजूद, विश्वासघात होने के बावजूद यह मंशा रखता है कि कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ भी हो, प्रलय की घटाएं छाएं या पांव के नीचे अंगारे हो, सिर पर ज्वालाएं बरसें, चाहे जो भी हो। यह कवि का जो हृदय है, उस हृदय को हमें यदि समझना हो तो उनके जीवन को समझने की आवश्यकता है। जीवन भर अविवाहित रहे, आप जानते हैं, पूर्ण जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में बिताया। 2005 में संन्यास ले लिया, जब हारे तो उन्होंने संन्यास ले लिया। क्यों? विरक्ति हो गई थी कवि। जो राजनेता
देश के हित में सोचता है और उसे गिराने के लिए, उसकी सत्ता को पलटने के लिए तरह तरह के गठबंधन होते हैं और उनको हटा दिया जाता है। भारत का दुर्भाग्य है मित्र कि हम लोग गठबंधन की सरकारों से उलझे हुए हैं आज तक। वहां उनकी कविता में भी दिखाई देता। मैंने कहा कि जो उनकी कविता है दो अनुभूतियां, वह कविता आप पढ़िएगा। वो कहते हैं कि टूटे तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुण की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। जीवन में चाहे जितनी उथल पुथल मची, वे कभी एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और वे कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, है ना, रार नहीं मोलूंगा, कि किसी से दुश्मनी नहीं, हार भी नहीं मानूंगा, अर्थात निरंतर मैं लड़ता रहूंगा। अब आप आपकी कविता पर आइए। यह तो पृष्ठभूमि हो गई कविताओं की, लेकिन आशीष जी ने मुझे कहा कि सर वैसे बोलना तो आपको वाजपेयी जी पर है, लेकिन मूल केंद्र में कविता को रखिए। एक उदारवादी मन कवि का, या कह लीजिए कि हम लोग प्रायः हिंदी के विद्यार्थी, जो आप जो कि ग्रेजुएशन में हैं, तो बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग न करते हुए दो शब्द मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। व्यष्टि से समष्टि तक, व्यक्ति से लेकर पूरी प्रकृति के हर अंग तक, प्रत्येक तत्व के साथ हमारा जो तादाद में है, हमारा जो जुड़ाव, तादाद में माने द कनेक्ट विच वी हैव विद द नेचर। हाउ डू वी लुक एट, हाउ आर वी सपोज्ड टू लुक एट, कैसे देखना है, एंड व्हाई शुड वी रीड अ पोएम, व्हाई शुड वी रीड लिटरेचर। Now we are talking about the languages, now we are talking about the literature, now we are talking about the interdisciplinary studies. प्रायः यह होता है कि साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए। So I always tell the people that why you should read literature is just because a scientist, when launches a rocket, he just takes that coconut and he breaks it. Where from it is coming, which is called astha. Literature actually brings or fills in the, that belief, आस्था। वह आस्था आप में भरती है, कविता भरती है, वह आपको करेक्ट करती है। आपकी जो कविता है पाठ्यक्रम में बहुत रोचक कविता है और बहुत अर्थों से भरी हुई है। आशीष जी, मुझे कब तक बोलना है ये मुझे थोड़ा आप संकेत कर दीजिएगा। सुप्रिया मैम। हाँ सर, आप 11:45 तक बोल सकते हैं। ठीक है मैम, तो मेरे पास अभी आपके पास 15 मिनट और है। 15 मिनट और है, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि मेरी समस्या ये है कि बोलते बोलते बहुत लंबा समय मैं बोल जाता हूँ, आशीष जानते हैं, तो मैं उसको थोड़ा कंक्लूड करता हुआ आगे चलूँ। नहीं सर, बहुत आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक चल रहा है। ठीक है मैम, बच्चों को जो मैं दे सकूं, है ना, हाँ हाँ, I can just give it to the students and उनमें जो एक तरह से साहित्य को लेकर भाव उत्पन्न हो सके, इतना हो जाए तो काफी है। जी जी जी, अवश्य। ठीक है। आप देखिए कि जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में, मन का संतोष, आपने पढ़ी होगी, या नहीं पढ़ी तो फिर से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे चूंकि व्याख्यान है तो आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा कि एक कवि जो व्यक्ति है वो प्रकृति को कैसे देखता है। जब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आती है, 2005 में जब संन्यास उन्होंने ले लिया, तो एक बात मैंने प्रायः उनमें नोटिस की, ध्यान दिया मैंने, जो आपकी कविता में भी आता है। आपकी कविता का जो हिस्सा है कि अकेले में भीड़ से घिरा अनुभव करता है। तो मैंने यूं ही चलते चलते एक कविता की थी कि भीड़ में अकेलेपन का एहसास काट खाया जाता है, जब लगता हूं किसी को ढूंढने कोई और ही नजर आता है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं। व्यक्ति माने समाज क्या होता है? व्यक्तियों का समुच्चय है ना।
हम लोग एक ग्रुप बना के रहते हैं, और उस ग्रुप में रहते हुए भी हमको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। बहुत बार 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यही अनुभव हुआ था कि आप देश के लिए चाहे जितना सोचिए, जो सत्ता का जो पक्ष है वह किस तरह से केवल और केवल कुर्सी के पीछे दौड़ता है, अकेलेपन का एहसास। कविता पर आइए। पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरा अनुभव करता है। मैंने जो दो पंक्तियां आपके समक्ष रखी, जो कि मेरी पंक्तियां हैं, परंतु वह उस कविता को समझने के लिए आपका सहारा बन सकती है कि भीड़ में अकेलेपन का एहसास काट खाया जाता है कि सब लोग हैं, हम सबों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सब कुछ अपने लिए चाहता है, सब कुछ चाहता है। वो मृत्यु को जीतना चाहता है, वो पृथ्वी को जीतना चाहता है, वो विज्ञान के माध्यम से नवनवीन आविष्कार करके जीवन को एक तरह से बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। वो कभी, है ना, मरना नहीं चाहता। हम लोग प्रायः इस कविता को पढ़ते हुए ये देखें कि जो हमारी जो प्रकृति है, जो जितनी रिसोर्सफुल है, उस पृथ्वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, कितना उसका हम लोग विनाश करते हैं। उस कविता का एक हिस्सा है, आप देखिएगा। अपनी रक्षा के लिए औरों के विनाश के सामान जुटाता है। आकाश को अभिशप्त, धरती को निर्वसन, वायु को विषाक्त, जल को दूषित करने में संकोच नहीं करता है। हम लोग आज ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। आपकी कविता में उस ग्लोबल वार्मिंग का भी संकेत है। आप उसकी ओर देखिए कि आप विज्ञान में जितने अधिक प्रगति करते जाएं, यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, प्रकृति में मानवता को नहीं देखेंगे। प्रकृति में मानवता को देखने की आवश्यकता है। केदार की एक बहुत अच्छी कविता है जिसमें कि प्रकृति का मानवीकरण हम कहते हैं कि वो किया गया है। आज नदी उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसे नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। कि कवि गया है, इसको बहुत साधारण यदि इसमें समझें तो कवि गया है, देखा नदी किनारे टहलते टहलते और देखा कि पानी बहुत, है ना, शांत है, उसमें लहरें तक नहीं चल रही है, और जो आकाश का जो बिंब है वह पानी में दिखाई दे रहा है। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसे नहीं जगाया। ये प्रकृति के साथ का तादात्म्य है, द कनेक्शन विद द नेचर, द अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नेचर। यदि ये नहीं है, ये आपको विज्ञान नहीं सिखाएगा। विज्ञान आपको मशीनरी बनाना सिखाएगा, लेकिन आपको साहित्य और भाषाएं आपको ये सिखाएंगी कि कैसे आप आपकी प्रकृति को बचा सकते हैं। पानी को लेकर कई कविताएं लिखी जाती हैं कि आपने सब कुछ को दूषित कर दिया है, विषाक्त कर दिया है। कोरोना काल में भी आप देखिए कि ऑक्सीजन की कमी आपको पड़ रही है, और बहुत बार बहुत सारे एक तरह से मीम्स बनकर आते हैं कि एक तरफ सिलेंडर लगा हुआ है, दूसरी तरफ पौधा लगा हुआ है, कि आज पौधा लगाएंगे तो कल सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ हमारी शहरीकरण, नगरीकरण, है ना, या डिफॉरेस्टेशन की जो समस्या है उसकी ओर भी आप देखिएगा कि हमने अपने हित के लिए सब कुछ को दांव पर लगा दिया। सब कुछ को, हमने कुछ नहीं छोड़ा। महाभारत की उस कथा को भी इससे जोड़कर देख लीजिए, जहां पर खांडव प्रस्थ बन रहा था तो कहते हैं कि पूरे जंगल को काट कर बनाया गया था। और वहां से एक पक्षी उड़ता उड़ता जाके फिर धर्मराज से प्रश्न करता है कि आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया, कि अपना घर बसाने के लिए आपने हमारा घर क्यों उजाड़ा। कई किंवदंतियां आपकी लोक कथाओं में दिखाई देती हैं। आपकी जो कविता है उसमें वो कहते हैं कि सभ्यता की निष्ठुर दौड़ में संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ प्रकृति पर विजय
मृत्यु को वो मुट्ठी में करना चाहता है, कौन है? हम मनुष्य प्रायः अपने हित के लिए, अपने विकास के लिए, जिसको हम विकास कहते हैं, विकास और नेचर के साथ तालमेल बिछाना कितना महत्वपूर्ण है, यह आपको समझने की आवश्यकता है। कि लेकिन आप देखिए कि जो मनुष्य है वह कभी आत्मालोचन नहीं करता। आत्मालोचन माने एक तरह से सेल्फ इवैल्यूएशन की भी आपने क्या किया है, क्रिटिसिज्म, अपने क्रिटिसिज्म। हम लोग तो अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कहते हैं कि आत्मालोचन करने की आवश्यकता है कि हमने क्या किया, हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो उदारवाद है कवि का, प्रकृति को देखने का जो दृष्टिकोण है, प्रकृति के साथ जो अन्याय या खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं, उसको भी आप उस कविता में एक तरह से इंगित सांकेतिक रूप में है। कवि सब कुछ आपके सामने निबंध के रूप में नहीं लिखेगा, वो संकेत करता है, और संकेतों को हम लोग समझें। स्वयं से बोलता है हानि लाभ का लेखा जोखा नहीं, क्या खोया क्या पाया हिसाब भी नहीं। जब वह पूरी जिंदगी को ही तौलता है, अपनी कसौटी पर स्वयं को ही कसता है, निर्ममता से निरखता परखता है, तब वह अपने मन से क्या कहता है, इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। आप देखिए कि जब तक आत्मालोचन आप नहीं करेंगे, है ना, देखना क्या है, वास्तव में देखना वेदना है ना। आप जो देखते हैं, देखने से आपको क्या मिलता है? यह सारे जो प्रकृति की तरफ जब आप इस दृष्टि से देखते हैं तो आपको वेदना मिलती है, करुणा मिलती है। उस कविता में वही वेदना, वही करुणा आपको बारंबार दिखाई देती है, और एक तरह से कवि जागृत भी कर रहे हैं, एक अवेयरनेस भी है, जागरूकता का। उस कविता का मूल उद्देश्य यदि आप देखें तो जागरूकता है कि अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि हमने क्या किया। मैं जब यह कविता पढ़ रहा था तो मुझे अनायास मुक्ति बोध याद आ रहे थे। लेफ्ट राइट में मत जाइए, कवि के रूप में पढ़िए तो आपको पता चलेगा। कवि अंधेरे में एक कविता है मुक्ति बोध, उसमें एक पंक्ति आती है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। कविता की अगली पंक्तियां बड़ी रोचक हैं। अरे मर गया देश, जीवित रह गए तुम। देश मर गया, जीवित कौन है? हर व्यक्ति अपने आप को जीवित रखना चाहता है, मैं जी जाऊं बस। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी व्यक्ति जो है अपने लिए सबसे पहले बेड सिक्योर कर रहा है, बोले कि भैया एडवांस में मेरे लिए एक बेड रख दो प्लीज, एडवांस बुकिंग, है ना। क्या हमें किसी और की चिंता नहीं है? यहां पर तो कवि कह रहा है कि हमें जीवन में जब जीवन का जब अंतिम क्षण आता है, जब मृत्यु हमारे समक्ष होती है, तो आपको तब तो सोचना चाहिए। मृत्यु के लिए कहते हैं कि तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। यदि हम कहते हैं ना कि जीवन भर हमने जो कुछ किया, वो अंतिम क्षण में एक ग्लानि का भाव कि मैंने क्या वास्तव में सही किया, मैंने जीवन में जो कुछ किया क्या मैंने सही किया, अर्थात मेरा आचरण क्या अच्छा था। आपकी उस कविता के अंतिम परिच्छेद को यदि आप ध्यान से पढ़ें, अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की वेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देता, तब आत्मग्लानि से मुक्त। यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया सही समझ कर किया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहज कर्म समझ कर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसका जीवन सफल है। उसी के लिए यह कहावत बनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका एक संदर्भ है। अब फिर उसके
है ना जाएंगे उसके पीछे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। रविदास करके आपके भक्तिकाल के कवि है, रैदास जिसको हम बोलते हैं। रैदास के संबंध में यह कहा गया कि गंगा के वो बहुत बड़े भक्त थे, और वहां के जो पंडित पुरोहित जो थे वो कहते थे कि जाति से चमार थे। तो जब पंडित पुरोहितों ने कहा कि भाई आप गंगा की इतनी भक्ति है कि आपके उस कटौती में आ सकती है गंगा, तो कहते हैं कि गंगा उसमें अवतरित हुई थी। वहीं से वो जुड़ा हुआ है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारे मन को पवित्र रखने की आवश्यकता है। यदि मन पवित्र नहीं तो आपके कृत्य पवित्र नहीं हो सकते, आपके कार्य, द एक्शंस विल नॉट बी प्योर। हम लोग इसीलिए हृदय की शुचिता, मन की शुचिता की बात करते हैं, प्योरनेस, प्यूरिटी की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी कई कविताएं हैं। उन कविताओं में आप देखेंगे कि वे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। एक उनकी कविता है, मैं सोचने लगता हूं, उस कविता को भी पढ़ी। हम सोचते नहीं हैं प्रायः, हमारे साथ समस्या ये है। हमें सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया। आत्मग्लानि, आत्मालोचन, आत्म मंथन, है ना, एक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन हमको करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तब फिर समस्या है कि हमारे पुरखे आंखें बंद करके सोचते थे और हम आंखें बंद होने पर सोचते हैं। हमारी बड़ी विपरीत स्थिति है। उन्हीं की कविता का हिस्सा है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। अटल जी की कविता का हिस्सा है, मैं सोचने लगता हूं कि सड़कों पर धूल उड़ती है कि मुझे दिखाई नहीं देता। मैं सोचने लगता हूं कि मेरे देश का हाल क्या हो गया है, इस प्रकृति का हाल क्या हो गया है। हम बोलते हैं कहीं तो डस्ट पोल्यूशन है, कहीं एयर पोल्यूशन है, कहीं वाटर पोल्यूशन है, कहीं पे हम लोग पोल्यूशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि जब सब घरों में है तो दिल्ली से आपको दूर की पर्वत घाटियां सारी दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? तो मनुष्य को एक तरह से चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतना की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं। एक छोटा सा संदर्भ मैं बताऊं कि एक मेरे मित्र जो हैं वो विदेश गए हुए थे वहां पढ़ाने के लिए, स्विट्जरलैंड। अच्छी जगह है, आप जानते हैं स्विट्जरलैंड नाम से ही अच्छा लगता है, हमने इतना सुन रखा है उसके संबंध। तो टॉयलेट गए और आए वॉशरूम, और उनके पीछे पीछे एक और प्रोफेसर गई, महिला प्रोफेसर, और लौट कर आई तो बोली कि प्रोफेसर यू हैव फॉरगॉटन समथिंग इनसाइड। नो मैम, आई डिडंट फॉरगेट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं भूला। नो 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 नो, यू शुड गो एंड चेक। तो वे गए, जाकर देख के बोली कि आई डिडंट टेक एनीथिंग इनसाइड। तो बोले नहीं नहीं, आपको देखना चाहिए, ध्यान से देखिए, आप कुछ भूल रहे हैं। तब भी उनकी समझ में नहीं आया। फिर बोली कि कम आई विल शो यू व्हाट यू हैव फॉरगॉटन। और वे उनका हाथ पकड़कर, वे बताते हैं कि हाथ पकड़ कम 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 आई टेक, वो उनको हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाकर दिखाती हैं कि देखिए आपने टैप ठीक तरह से बंद नहीं किया है, इट्स लीकिंग, है ना, ड्रॉपलेट्स आर कमिंग, इसको ठीक तरह से बंद करिए। ईच एंड एवरी ड्रॉप इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन सिस्टम में जब तक हम बदलाव इस दृष्टि से नहीं देखेंगे तो कोई औचित्य नहीं है। कविता पढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं, कोई साइंस पढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं। छोटी सी घटना आपके समक्ष मैंने इसलिए रखी कि जो आत्मचिंतन, आत्म मंथन या कोई भी आप काम करें, आप ये सोचकर करें कि मेरा हृदय पवित्र है। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं कहता हूं कि मैंने तो पाप किया नहीं है, अनजाने में हो गया हो तो हो, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा, अर्थात आप अल्टीमेटली पुण्य का काम करेंगे, अर्थात अच्छे का। पाप पुण्य की अवधारणाएं और कुछ नहीं है, अच्छाई और बुराई का जो पक्ष है उसको देखने की आवश्यकता है। उस कविता में जो आत्म मंथन, आत्मालोचन, आत्मग्लानि की जो बात की जा रही है बारंबार, इसीलिए की जा रही है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं
वह जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए। अवर एवरी स्टेप शुड बी एप्रोप्रिएट। अच्छा कदम उठाइए, सकारात्मक रहिए। फिर कोरोना टाइम में हमने कहा कि पॉजिटिविटी इज द ओनली सॉल्यूशन। तो जीवन में यदि वही पॉजिटिविटी, वही सकारात्मकता, वही सत्कार्यता, तुलसी का एक दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्यव्रत तुलसी सहित विवेक। अपना मैं प्राय एक शब्द का प्रयोग करता हूं, आशीष जी जानते हैं, सद सद विवेक जागृत रखिए। उसमें सातत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। आपके कर्मों के, अच्छे कर्मों में भी निरंतरता होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि आप जो चींटियां हैं, चींटियों को मारिए मत। चींटियां दिखाई दे, काली चींटियां, तो आप थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। चींटी को चीनी और पक्षी को पानी, हमारे यहाँ की कहावत है। ये क्यों? हाउ डू वी लुक एट द नेचर? को एग्जिस्टेंस। ये प्रकृति केवल आपकी नहीं है, ये सबकी है। यहाँ पर जितने भी जीव हैं सबकी है। आई कैन सी इफ यू आर लीविंग द मीटिंग, आई थिंक इट्स अ सिंबल दैट आई शुड कंक्लूड। तो आप इसको देखिए, इस कविता को ध्यान से पढ़िए। यही कविता नहीं, किसी भी कविता को पढ़ने का यह एक अंदाज है कि उसको आप रिलेट करिए आपके नेचर के साथ, आपके सराउंडिंग्स के साथ, है ना। कवि का जो वातावरण है वो कैसा रहा होगा, जब लिखी गई तब क्या माहौल रहा होगा, आज के समय में वह कविता कितनी रिलेवेंस रखती है ना। हम लोग कैसे सोसाइटी में बेटरमेंट ला सकते हैं, हाउ कैन bring the betterment to the society. Development issues are necessary for the betterment of the human life. However, we should also understand that in the name of development, we should not damage the nature. We should not damage the resources. है ना, resources, संसाधन हिंदी का शब्द है। जानबूझ के मैं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप लोग समझें। तो आपको इसको एग्जिस्टेंस को समझना है, आत्मालोचन आपको करना होगा, आत्ममंथन आपको करना होगा। आपकी उसी कविता में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कवि आपको एक तरह से आप में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, अटल जी पर बोलना या अटल जी की कविताओं का आस्वादन करना यदि हो तो आपको मन की तैयारी भी करनी होगी, है ना। उस मन को आप तैयार करिए। किसी भी कवि की कविता, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, किसका दर्द है? आपकी एक कविता है, उसमें कोई भी कविता आप उठाइए, उसमें वेदना है, करुणा है, तो क्यों है इसका आप एनालिसिस करिए। व्हाई इज इट, है ना। कवि क्यों ये सारी कविताएं लिख रहा है, और कवि ही है जो आपको उस मर्म के साथ जोड़ सकता है। बस इतनी बात आज के लिए मेरे ख्याल से मुझे समाप्त कर लेना चाहिए। वैसे बोलने की तो बहुत सारी इच्छा है, और फिर कभी मिलते हैं मित्रों, है ना। ऐसे कई प्रसंग आएंगे जहां पर हम सब लोग एकत्रित होकर बात कर सकते हैं। आशीष जी कुछ सोच ही रहे हैं कि कैसे विद्यार्थियों के लिए नया कुछ किया जाए। So let me tell you something about Ashish. Ashish was with me when I was just directing a drama. So he has assisted. So he was assistant director for a drama. So you can utilize him, ma'am, Supriya ma'am. You can very well put him on that line as well, so that he will develop the students with the artistic, कैसे हम social behavior भी कैसे change कर सकते हैं. Sure, sir. Have a workshop also. So Ashish will be very resourceful for you all guys, and wish you all the best. Thanks a lot that you have called me. You have given me this opportunity to talk, something about Atal Bihari Vajpayee. It was not entirely, a political discourse, but however, we had looked at the poetic expression, how a politician or a leader articulates the feelings in poem, है ना? So आप
आपका फिर से बहुत बहुत आभार आशीष जी, सुप्रिया मैम, विभाग अध्यक्ष जी और प्राचार्य, कि आप लोगों ने मुझे आपके समक्ष यह बात रखने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से, और कुछ डाउट है, कुछ क्लियर करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब मुझे लगता है कि ये हमारा प्रश्नकाल का जो सेशन है वो भी समाप्त हो चुका है। और सर, मैं आपके प्रति बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया कि किस प्रकार से उनके पूरे व्यक्तित्व की छवि उनकी कविताओं में झलकती है। यदि छात्र उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वभाव, उनके विचार और उनके जो सामाजिक कार्यों के प्रति या सामाजिक जो उनका दृष्टिकोण था उसका परिचय उन्हें प्राप्त होगा। और शायद इस तरह से हमारे जो विद्यार्थी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण विंग और लेफ्ट विंग के बारे में भी आपने बताया, तो अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आपने हमारे समक्ष रखा जो दक्षिण विंग के माने जरूर जाते हैं, लेकिन वो एक समग्र व्यक्तित्व है, वो एक मनुष्यता की पहचान है। और कहीं ना कहीं जैसे हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को देखते हैं, जो सभी धर्मों से ऊपर उठ करके एक जैसे भारत एक श्रेष्ठ भारतीय के रूप में या एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में उन्हें जाना जाता है, ठीक वैसा ही व्यक्तित्व जो है प्रचारक के रूप में रह करके भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। और आपने उनकी कविताओं के ऊपर बड़ा ही सारगर्भित व्याख्यान दिया। तो हम आपका फिर से पुनः आभार प्रकट करते हैं और हम ये जरूर आशा करेंगे कि हम जब पुनः आपको आमंत्रित करें तो आप हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आभार प्रकट करूंगी अपने प्राचार्य और विभागाध्यक्ष जी का, जो कि हमें निरंतर ही ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हमारे छात्रों का जो है, आप जैसे विद्वान लोगों के को हम बुलाएं और हमारे छात्रों का ज्ञानवर्धन हो। और इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी आशीष का भी बहुत दिल से आभार प्रकट करूंगी, जिसने आपसे हमारा परिचय करवाया और आज हमारे विद्यार्थी इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य का हिस्सा बन सके। इसके साथ ही विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर अतुल और सभी विभाग के लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। तो आपका पुनः हम आपके बहुत आभारी हैं सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।